हाय गाइस, मैं हिमांशु सिंगल और मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एक और नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश की फर्स्ट बुक, जिसका हमारा नाम है क्लासिकल लिटरेचर एंड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसकी आज हम सेकेंड यूनिट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट मैंने आपको पहले ही दे चुकी है इसकी वीडियो, तो आज हम इसकी देखेंगे सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट हमारी है प्लेटो द रिपब्लिक बुक 7। प्लेटो, तो सबसे पहले हम इसके प्लेटो जो राइटर है उसके बारे में ही जानते हैं, फिर हम द रिपब्लिक बुक 7 देखेंगे इसमें क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा प्लेटो के बारे में परिचय। प्लेटो कौन है? ठीक है, प्लेटो वॉज एन एशियन ग्रीक फिलोसोफर। प्लेटो जो है एक एंशियंट ग्रीक का फिलोसोफर है एंड सोक्रेटिस का डिसिपल मतलब और सोक्रेटिस का शिष्य था। कौन था? प्लेटो। और प्लेटो के बारे में सब जानते ही हैं, एक ये महान दार्शनिक थे और सोक्रेटिस के शिष्य थे। ही वॉज बोर्न एट द एथेंस इन एंशियंट ग्रीस। यह इनका जन्म एथेंस में हुआ था। ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी, जब 4th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था। द रिपब्लिक वॉज ओरिजिनली रिटन इन द ग्रीक लैंग्वेज। जो रिपब्लिक है ओरिजिनली ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है। ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी। द ग्रीक टाइटल इज प्लेटिया। इसे आप देख लेना, मेरे से प्रोनाउंस नहीं होगा ये सब, है ना। तो ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी जिसका टाइटल ये था। आप इसे ढंग से देख लेना। ये इसमें आ सकता है कि प्लेटो जो हमारी बुक है बुक 7, तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी और इसका क्या टाइटल था, तो इसे आप ढंग से देख लेना। द रिपब्लिक कंटेन 10 बुक। इस रिपब्लिक में टोटल 10 बुक हैं। द बुक इज प्रेस्क्राइब्ड इन आवर सिलेबस इज बुक 7, वो 7th है। द रिपब्लिक इज ट्रांसलेटेड बाय, ये इसका नाम है बेंजामिन जोवेट। इसके द्वारा ट्रांसलेटेड गई थी, इनके द्वारा ट्रांसलेटेड गई थी इंग्लिश में। द रिपब्लिक इज सोक्रेटिस डायलॉग। जो रिपब्लिक है ये जो सोक्रेटिस जो प्लेटो के गुरु थे उनके डायलॉग्स हैं। डायलॉग्स है मतलब ये बातचीत है प्लेटो के गुरु के बीच में और प्लेटो के भाई के बीच में जो बातचीत है, उनको ही जो प्लेटो ने था अपने वर्क जो रिपब्लिक जिसका नाम है बुक का, उसमें डिस्क्राइब करा है, वर्णन किया है उनकी बातचीत को ही। वे दोनों बातचीत कर रहे थे तो इसे ही प्लेटो ने लिख दिया, रिटर्न कर दिया था। ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था पर इसे ट्रांसलेटेड किया गया था बेंजामिन जोवेट ने इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, ये डायलॉग्स है सोक्रेटिस और प्लेटो के भाई के बीच के। रिटन बाय प्लेटो 375 BC में लिखा गया था। इसे ध्यान कर लेना, ढंग से लिख लेना। 375 BC में लिखा गया था। ये आ जाता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर आ जाएगा इन बुक 7th ऑफ रिपब्लिक सोक्रेटिस पेरेंट्स द मोस्ट फेमस present the most famous and the most beautiful metaphor in the वेस्टर्न फिलोसफी की। इन्होंने बहुत ही सुंदर मेटाफर्स को प्रेजेंट किया है अपनी फेमस बुक में द एलिगरी ऑफ द केव में, जिसका नाम है बुक 7 का नाम है ये एलिगरी ऑफ द केव। और बुक पूरी बुक का नाम है, मतलब ये जो टाइटल है बुक 7 का, जिसे कहते हैं ना बुक का, तो हमारा नाम हो जाएगा रिपब्लिक और जो टाइटल है हमारा द एलिगरी ऑफ द केव है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप कोटेशन ये वाली लिख सकते हैं, ये आसान भी है और आप लिख भी सकते हैं, कोई ये मतलब डाल देना। क्वेश्चन आएगा ना अगर रिपब्लिक के हिसाब से, तो ये वाली कोटेशन डाल देना, अच्छा इफेक्ट करता है कोटेशन से। ऑल ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी इज बट है लेकिन अब फुट नोट टू प्लेटो। और द वेस्टर्न फिलोसफी, सारी जो वेस्टर्न फिलोसफी है इज है बट अ फुट नोट ऑफ टू प्लेटो के फुट नोट है। ये वाला अच्छा है कोटेशन, ये आप लिख देना जब प्लेटो का इंट्रोडक्शन देंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया शॉर्ट भी आया तो इसमें ये वाली कोटेशन डाल देना, इसमें आ जाएगा। वैसे तो ये अच्छा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको इसकी बुक के बारे में बताते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इस बुक में बहुत अच्छी तरह से दे रखा है, तो बस आप ये क्वेश्चन कर लेना और क्वेश्चन आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने की, मैं आपको पूरा दिखा दूँगी, आप इसके नोट्स बना लेना। ये क्वेश्चन बहुत है और इसमें मैं आपको मतलब जो इसका बुक का टाइटल है बुक 7 का एलिगरी ऑफ द केव, इसके बारे में भी मैं इसमें आपको पूरा बता दूँगी। इसमें पूरा दे रखा है, वरना अच्छे से कर रखा है।
आपको चिंता की कोई बात नहीं, बस एक यही बना लेना, यही लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेना, बस काम हो जाएगा आपका। इंट्रोडक्शन दे रखा है, इंट्रोडक्शन में आप यही लिख देंगे जो मैंने प्लेटो के बारे में बताया था वे क्या थे, तो आप इंट्रोडक्शन में वही लिख देंगे। एक बार और दिखा रही हूँ, तो प्लेटो एलिगरी ऑफ द केव इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है इन हिस्ट्री में। बस ये लिख देना, द एलिगरी इज द मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट फुल्ली अंडरस्टूड। जो एलिगरी ऑफ द केव है ये आसान नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये समझ में नहीं आती। हाँ, ये मैंने जब पढ़ी थी ना प्लेटो की द रिपब्लिक, तो मेरे भी समझ में नहीं आई थी, बल्कि मैंने तो 3-4 बार पढ़ी थी, तभी मैंने ढंग से समझ में नहीं आई थी। फिर मैंने 7-8 बार पढ़ी है यार, मैंने सोचा था ये समझनी ज़रूर है, कुछ भी हो जाए। फिर 5-6 बार देखने में आखिर में मेरे समझ में आई थी। तब पहली बार में तो पता ही नहीं लगा इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में नहीं आने की पहली बार में, पर लेकिन मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, आपकी पहली बार में ही समझ आ जाएगी, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने आसान लैंग्वेज में समझा दूंगी मैं आपको, चिंता की कोई करने की बात नहीं है। पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द एलिगरी। एलिगरी क्या मतलब ही क्या होता है। An allegory is a something defined as a symbolical narrative which was hidden meaning। जो एलिगरी होता है मतलब समथिंग, मतलब इसके पीछे कुछ कहना। एलिगरी का मतलब यही होता है कि ऑथर जो लिख रहा है वो कहना नहीं चाहता, उसके अलावा और कुछ कहना चाहता है। अब आप सोचो, जो लिखा है वो नहीं कहना चाहता और कुछ अलग ही कहना चाहता है, तो हमें कैसे पता लगेगा वो क्या कहना चाहता है। सब पता लग जाएगा, ये बुक उसका ही पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसकी एग्जांपल से आप पूरा समझ जाएंगे इसमें क्या क्या मतलब क्या मतलब है एलिगरी का, सब बता दूंगी मैं आपको। एन एलिगरी मे बी अ स्टोरी, एक स्टोरी हो सकता है, प्ले हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, इटीसी कुछ भी हो सकता है, इन विच ईच कैरेक्टर और इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंट एन आइडिया और अ क्वालिटी सच एज ट्रूथ अवेल दैट इटीसी। ये तो हमारा हो गया एलिगरी का मतलब। व्हाट इज एलिगरी ऑफ केव। अब ये इन्होंने पूरा एलिगरी ऑफ केव को इतनी सी लाइन में डिस्क्राइब कर रखा है। एन एलिगरी ऑफ द केव बीइंग बिगिन विद द प्रिजनर्स। जो एलिगरी ऑफ द केव है बिगिन होती है प्रिजनर से, मतलब प्रिजनर होते हैं इसमें यानी कैदी, हु हैव लिव्ड देयर एंटायर लाइफ चेन्ड इनसाइड अ केव। जो मतलब चेन्ड मतलब बंधे हुए हैं इनसाइड द केव, मतलब इन्होंने जो सोक्रेटिस के मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, ये सोक्रेटिस के डायलॉग है। मतलब सोक्रेटिस प्लेटो के गुरु सोक्रेटिस और प्लेटो के ब्रदर दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले इसकी वही बता देती हूँ बैकग्राउंड इसका शुरू में कैसे हुआ था। तो सोक्रेटिस प्लेटो के भाई से कहते हैं, इमेजिन करो है ना, एक ऐसी जगह है जिसमें कुछ कैदी बंधे हुए हैं, वे अपनी पूरी लाइफ उन्होंने कुछ नहीं देखा, वे जन्म से ही वहीं पे बंधे हुए हैं, और वे मतलब ऐसे बंधे हुए हैं ना ही वे पीछे देख सकते ना ही साइड में देख सकते, सिर्फ जो उनके सामने है वही देख सकते हैं, वे हिल डुल नहीं सकते। इमेजिन करा है सिर्फ उन्होंने, सिर्फ काल्पनिक है, इसमें सत्य से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये बता रहे हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि ऐसे कैसे हो सकता है, सिर्फ कल्पना है, कल्पना में कुछ भी हो सकता है। तो बता रहे हैं कि वे 4 कैदी उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, सिर्फ वे आगे ही देख सकते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं देख सकते, और वे जन्म से ही बंधे हुए हैं, कैदी हुए हैं चेन से। ठीक, इसमें दिखा रखा है, मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ पहले। द एलिगरी ऑफ द बिगिन विद द प्रिजनर हु हैड लिव्ड देयर एंटायर लाइफ चेन्ड इनसाइड द केव। मतलब वे अब उन्होंने पूरी लाइफ वे बंधे हुए हैं और इस केव में ही पूरी लाइफ उन्होंने बिताई है, मतलब वे उन्होंने बाहर का कुछ नहीं देखा, वे एक गुफा में बंद हैं चेन से, और ऐसे बंद है ना वे आगे देख सकते हैं, मतलब आगे ही देख सकते हैं, वैसे जैसे बंधे हैं सिर्फ आगे ही देख सकते हैं, न साइड न दाएं न बाएं न पीछे, कहीं नहीं देख सकते, सिर्फ वे आगे ही देख सकते हैं। ठीक है, आगे ही देख सकते हैं वे। बिहाइंड द प्रिजनर इज अ फायर। और जो कैदी हैं उनके पीछे एक आग जल रही है। एंड द फायर एंड द प्रिजनर आर, और जो फायर एंड द प्रिजनर है, पीछे फायर जल रही है। मान लिया यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिजनर है हमारे बंधे हुए हैं इस कैब में, और इसके पीछे यहाँ पे आग जल रही है, और यहाँ पे जो प्यूपिल है वो यहाँ पे इधर है प्यूपिल, यहाँ से वे अपने सामान को ले जा रहे हैं। यहाँ प्रिजनर, यहाँ पे आग जल रही है, और यहाँ से व्यक्ति जो है अपने सामान को ले जा रहे हैं, यही बताया है इन्होंने। बिटवीन द फायर एंड द प्रिजनर आर पीपल कैरिंग
पपलेट्स यानी वे सामान लेट जा रहे हैं, और अदर ऑब्जेक्ट्स दिस कास्ट शैडो ऑन द अपोजिट वॉल, और ये जो शैडो जो सामान ले जा रही है ना उसकी शैडो उनके अपोजिट वॉल, जैसे यहाँ पे प्रिजन में बैठे थे, यहाँ पे उनकी एक वॉल मतलब दीवार है, तो उसकी शैडो जो परछाई है ना फिर उस दीवार पे पड़ रही है, और सिर्फ वे प्रिजनर उस शैडो को ही उन्होंने देखा है और रियल में कुछ नहीं देखा है। द शैडोज, ये सारी शैडोज थी ऑन द अपोजिट वाल पर जो वे प्रिजनर देख रहे हैं। प्रिजनर ने पूरी लाइफ में सिर्फ उन्हें जो ऑब्जेक्ट है उनकी सिर्फ शैडो ही देखी है और रियल में कुछ नहीं देखा है। द अब नो मत पूछना वे जिंदा कैसे रहे, उन्होंने जब कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ ये काल्पनिक कहानी है, बता रही हूँ मैं आपको, और कुछ ही नहीं है, ये कल्पना से बनी हुई है, रियल नहीं है इसमें कुछ भी। द प्रिजनर वॉच दिस शैडो, प्रिजनर ने उन शैडो को ही देखा है। बिलीव दिस, और यह बिलीव करते हैं कि यही सिर्फ रियलिटी है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। एज दे हैव नो नथिंग एल्स, और उन्होंने वे कुछ जानते भी नहीं थे, तो ये उन्होंने इसी को ही रियलिटी मान लिया है, शैडो को ही। बट इफ़ वन प्रिजनर बिकम फ्री, पर लेकिन यदि एक प्रिजनर फ्री हो जाता है एंड इज़ आउटसाइड द केव, और मान लिया उसमें से एक प्रिजनर फ्री हो गया और वो केव से बाहर निकल कर चला गया, ही वुड रियलाइज, तो वह रियलाइज़ करेगा दैट द शैडोज आर फेक, कि वे शैडोज तो फेक थी, उसके अलावा वो वर्ल्ड बहुत सुंदर है। सबसे पहले तो वो जो शैडो मतलब जो अपने प्रिजनर्स है कैसे जब छूट जाएगा तो उस केव से बाहर निकलेगा तो उसे चलने में ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो सिर्फ खड़ा रहा था, जो बैठा था मतलब वो था, उसमें चला ही नहीं जाएगा ढंग से, वो जैसे तैसे करके चलेगा, और जो बाहर निकलेगा वहाँ पे तो अंधेरा था, तो उसकी आंखों पे चोट पड़ेगी, वो रोशनी होगी ना बाहर, आप देखते हैं हम तो बाहर से आते हैं और हमारे घर में आते हैं तो अंधेरा होता है तो हमारी आंखों पे चोट पड़ती है, या हम अंधेरे से बाहर जाते हैं तो हमारी आंखों पे रोशनी से बाहर आने पर नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, अंधेरे से जब हम रोशनी में जाते हैं तो हमारी आंखों पे चोट पड़ती है, पर लेकिन उसने तो रोशनी देखी नहीं, तो उसका सोचो हालत क्या होगी, उसकी आंख पूरी चौंधिया जाएंगी, है ना, उसकी आंखों को ढंग से दिखाई नहीं देगा, उसे काफ़ी प्रॉब्लम होगी उसे एडजस्ट करने में। फिर वो जैसे तैसे करके वहाँ पे उसमें वो बता रही है, इन्होंने सारे डिस्क्राइब किया, इसमें तो संक्षिप्त वर्णन है, इसमें पूरा ऐसा ढंग से दे रखा है, आप बुक पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, मैं आपको सिर्फ समरी बता रही हूँ, है ना, तो उसे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, फिर वो देखेगा, रियलाइज़ करेगा, काफ़ी उसे मुश्किल होगी देखने में, फिर वो आखिरकार देख ही लेगा, है ना, उसे वो समझ जाएगा, फिर वो देखेगा कि ये कितना आउटसाइड वर्ल्ड कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है, हम तो सिर्फ केव में रहते थे, वहाँ पे तो सिर्फ वे परछाई वर्षाई सी वे सिर्फ वही थी और कुछ नहीं था, तो ये आउटसाइड वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल सुंदर है, वो देख के फिर बाद में खुश हो जाएगा। पहले तो मुश्किल होगी उससे बाहर निकलने में, नहीं उस पर चला जाएगा, और फिर उसे रोशनी से भी उसकी आंखें चौंधी आ जाएगी, उसे आंखों को अपने एडजस्ट करने में भी टाइम लगेगा, समय लगेगा, पर लेकिन फिर वो रियलाइज़ करेगा कितना सुंदर वर्ल्ड है, और वो फिर उसका एंजॉय भी कर पाएगा बाद में, पर लेकिन कठिनाइयों के बाद। इसमें दिखा रहा था द प्रिजनर हु एस्केप फ्रॉम द केव डिस्कवर दैट देयर इज़ अ होल वर्ल्ड न्यू, कि यहाँ पे पूरा एक न्यू वर्ल्ड है आउटसाइड विच दे वर प्रीवियसली अनअवेयर, जिसका वह पहले अनअवेयर था, जिससे वह पहले अनजान था, जो अब उसने देख लिया है। दिस प्रिजनर वुड बिलीव दैट द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ मच मोर रियल, और यह प्रिजनर अब रियलाइज़ करेगा कि यह वर्ल्ड मच मोर रियल है देन इन द केव, की जो केव का लाइफ थी वो रियल नहीं थी, ये रियल है। ही वुड ट्राई टू रिटर्न टू फ्री, और वह कोशिश करेगा कि अदर प्रिजनर को भी वह फ्री छुड़ा ले, बट चेन्ड प्रिजनर वुड नॉट बिलीव, पर लेकिन चेन जो प्रिजनर है वो बिलीव नहीं करेंगे हिम एंड विल नॉट बी रेडी टू लीव, और वे जाना नहीं चाहेंगे टू द केव। आप सोचोगे कि वे केव से मतलब जब बंधे हुए हैं तो फिर वे जाना क्यों नहीं चाहेंगे, वे तो जाना चाहेंगे, वे जाना ऑफ कोर्स इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि उन्होंने वही रियलिटी मान लिया, वही सत्य मान लिया, अब उन्हें किसी और मापदंड से उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जैसे ये है ना, उन्हें कुछ और लेना देना ही नहीं है दूसरे से, अगर जो और कुछ भी कहेंगे ना तो वो उन्हें गलत ठहरा देगा। जैसे हमारा कस्टम्स है, हमारे जो पुराने रीति रिवाज है, वो कहते हैं ना साड़ी वाड़ी पहनो, है ना, ये अगर कोई मॉडर्न लोग आके कह देते हैं कि वेस्टर्न मतलब पूरी लड़कियों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, कुछ भी कपड़े पहनो वो उसके लिए है, तो वे उन जो रूढ़िवादी लोग हैं उनको उनकी भावना को ठेस पहुँचाएगा, ये कहेगा नहीं ये गलत है, जो हमारा है बस यही ठीक है,
है ना, तो वो उनको ठेस पहुंचाएगा, उनकी भावनाओं को, वे नहीं मानेंगे उनकी। वे उनको कहते हैं कि जो ये है ना हमारी, ये जो हम जो कर रहे हैं बस यही सही है, तुम्हारा गलत है। यही केस है इसमें भी, है ना। तो ही बिलीव दैट एंड द विल नॉट रेडी टू लीव द केव, वो केव से भी बाहर नहीं जाना चाहेंगे। दिस इज द एलिगरी ऑफ द केव डिपिक्ट इन द प्लेटो, यही एलिगरी ऑफ द केव है प्लेटो द्वारा जो रिपब्लिक बुक 7 में दिखाई गई है। इंटरप्रिटेशन मतलब संदेश क्या है, एलिगरी ऑफ द केव से भी संदेश क्या देना चाहते हैं। द मेन एस्पेक्ट ऑफ प्लेटो आइडिया इज दैट ऑफ एजुकेशन, क्या है वो, एजुकेशन, ज्ञान है। द एलिगरी प्रेजेंट अ रिलेशन बिटवीन इग्नोरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, जो एलिगरी है वो प्रेजेंट करते हैं रिलेशन बिटवीन द इग्नोरेंस, अज्ञानता और ज्ञानता के बीच। It is a gap between ignorance and understanding what we can call education, जिसे हम कहते हैं एजुकेशन। प्लेटो says that education allow us, एजुकेशन हमें अलाउ करती है, हमें ले जाती है देखने की तरफ, थिंग्स डिफरेंटली, अलग, सबको मतलब आलोचनात्मक, अच्छे से देखने की तरफ ले जाती है, सही तरीके से देखने के लिए ले जाती है। दो द फीड प्रिजनर ही टेल अस दैट एवरीवन हैज़ द कैपेसिटी टू लर्न, तो इस फ्रीड प्रिजनर के द्वारा जो मतलब जो प्रिजनर फ्री हो गया था उनमें से एक, उस प्रिजनर के द्वारा इन्होंने बताया गया है कि हर किसी में कैपेसिटी होती है सीखने की, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन हैज़ टू डिज़ायर टू लर्न, पर लेकिन यह सत्य नहीं है कि सभी सीखना चाहें। जैसे ये और कह रहे थे, उसने उसे बताया कि वहाँ बाहर का वर्ड इतना सुंदर है, वो है, पर लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा बस यही हमारा वर्ड है, यही हमारा सब कुछ है, हम नहीं देखना चाहते। तो यही उन्होंने दिखाया कि सबकी इच्छा, मतलब लर्न करने की कैपेसिटी तो सबके पास होती है, सब सीख सकते हैं, पर लेकिन इच्छा सबके पास हो, मतलब सीखना सब चाहें ये ज़रूरी नहीं है। सो डिज़ायर टू लर्न इज़ इम्पोर्टेंट, तो डिज़ायर टू लर्न इम्पोर्टेंट होती है वहन, जबकि desire to learn is important when it is come to education, जब ये और ये एजुकेशन से आते हैं, because one has to willing to learn the truth in order to be education, one must have to desire to free others, और सबको जो मतलब जो फ्री हो जाए उसको दूसरे को भी उससे फ्री करने की, मतलब ज्ञान के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। सोल फ्रॉम द चेन एंड द डार्कनेस, प्लेटो interpretation that person who helped the prisoner out of the cave as teacher, प्लेटो कहता है जो पर्सन उन प्रिजनर को, जो मतलब जो फ्री प्रिजनर हो गया था जिसने और अदर प्रिजनर को बाहर लाने की कोशिश करी है, उसे टीचर बताया है, जो फ्री प्रिजनर को था, है ना, उसे, क्योंकि उसने ज्ञान के रास्ते बताए। उन्होंने कहा कि बाहर का रास्ता बहुत अच्छा है, मतलब बाहर और भी अच्छा वर्ल्ड है, बहुत भी अच्छा है, वही तो सिर्फ शैडो ही देख रहे थे, वहाँ भी क्या था। तो उन्होंने कहा था कि रियल वर्ड नहीं है, बाहर का वर्ड देखो वो बहुत अच्छा है। तो उस फ्री प्रिजनर को प्लेटो ने टीचर बताया है। इट इज़ द टीचर, यह टीचर है हु हेल्प, जो हमारी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं द स्टूडेंट को टूवर्ड्स द ट्रूथ, कि सत्य की तरफ ले जाने के, एजुकेट करता है ना टीचर। तो इसका जो पूरा मीनिंग था वो एजुकेशन देना था, कि एजुकेशन से हम हर चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकते हैं, हमें कोई परखने की नज़र हो जाते हैं, हम जो दूसरों की कही गई बातों पर सीधे विश्वास नहीं करते, हम अपने क्या सत्य है क्या गलत है हम उसको खुद परख सकते हैं, किसके द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, पर उसके लिए हमें ज्ञान होना चाहिए, ज़रूरी है। हु हेल्प टू गाइड अस स्टूडेंट टूवर्ड्स द ट्रूथ, और जो हमें जो एजुकेशन है तो गाइड करती है स्टूडेंट को टूवर्ड्स द ट्रूथ, फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे से लाइट की ओर ले जाती है। द मेटाफर ऑफ द डार्कनेस एंड द लाइट कैन बी इंटरप्रिटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ह्यूमन कंडीशंस ऑन द टू लेवल। ठीक है, ये इन्होंने पूरा इनका संदेश था जो एलिगरी ऑफ केव में दिखाना चाहते हैं। अभी आ जाएगा वॉट प्लेटो वांटेड टू कन्वे, इसका मैंने आपको इसका अच्छे से रुक जाएगा, देखिए, तो इसमें ये लिख लेना, आपको ये आसान रहेगा। इन द एलिगरी ऑफ द केव प्लेटो वांटेड टू कन्वे द आइडिया, ये आइडिया कन्वे करना चाहते थे कि मोस्ट पीपल लिव इन द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, कि जो बहुत सारे लोग होते हैं ना वे अज्ञानता में ही रहते हैं, ओनली अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी दैट इज़ इमीडिएटली इन द फ्रंट ऑफ दैट, और सिर्फ वे ही रियलिटी को देखते हैं जो उनके पास होते हैं, और उसी मतलब जो उनके सामने होती है उसी रियलिटी मान लेते हैं और उसको ही फॉलो करते हैं, विदाउट क्वेश्चनिंग और सीकिंग डीपर ट्रूथ, और बिना किसी क्वेश्चन करे और
सीकिंग चाहत की, डीपर ट्रूथ की वे सत्य को जानने। केव रिप्रेजेंट था, और जो केव थी वो रिप्रेजेंट करता है लिमिटेड पर्सपेक्टिव को, लिमिटेड पर्सपेक्टिव को, वेयर जहाँ पर पीपल सी ओनली, जहाँ पर पीपल के सिर्फ देख सकती है उस शैडो को ऑन द वॉल, जो उस वॉल पर परछाई थी केवल उसे ही देख सकते थे। एंड मिस्टेक देम फॉर फुल ट्रूथ रियलिटी, और फिर मतलब जो ही उनके सामने थी सिर्फ उसे ही पूरी रियलिटी समझ रहे थे, उसके पीछे क्या है, और उन्होंने कुछ वर्ड को देखना नहीं चाहा। सिर्फ उनके सामने था, सिर्फ उसे ही फॉलो करते थे और उसे ही सत्य मानते थे, और कोई ने कुछ बताता था तो नहीं, कुछ जानना ही नहीं चाहते थे, और बस वही सत्य थे, उसी को ही लेकर वे बैठे हुए थे। तो मुझे लगता है अब आपको इसका पूरा समझ में आ गए होंगे प्लेटो ने क्या कन्वे करना चाहते थे, उनका पूरा मतलब इसके पीछे सिर्फ एजुकेशन ही था जो संदेश देना चाहते थे। ये वो प्लेटो वांटेड टू कन्वे, ये उसमें से कर लेना जो मैंने आपको बताया था, उसमें से स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा आपने, बस वही बहुत है, वही कर लेना। फिर इसमें 4 स्टेज ऑफ लाइफ की इन्होंने 4 स्टेज बताई थी। फर्स्ट इमेजिनेशन, थॉट, अंडरस्टैंडिंग एंड अलाइनमेंट। इसमें कैसे कहता है द फर्स्ट स्टेज डेट ऑफ द प्रिजनर इन द केव, जो फर्स्ट स्टेज थी वो इन्होंने प्रिजनर इन द केव से डिस्क्राइब करती है। एक इमेजिनेशन, ये एक इमेजिनेशन है कि वे जो सामने है बस उसी सत्य मान लेते हैं। इन दिस स्टेज ह्यूमन बीइंग आर ओनली इमेजिन व्हाट रियलिटी इज लाइक, इस स्टेज में ह्यूमन सिर्फ इमेजिन करता है कि क्या सत्य है। जस्ट लाइक द प्रिजनर व्यूइंग द शैडो ऑन द वॉल, जैसे प्रिजनर शैडो देख रहे थे वॉल पर, दीवार पर। थॉट, द सेकंड स्टेज इज द स्टेज ऑफ थॉट, कि वे सोचते हैं। दिस स्टेज अकर व्हेन पर्सन रियलाइज देयर इज that there are real things when blood call the form of exit outside the shadows world। सेकेंड स्टेज आती है थॉट में, जब उसने फ्रीड प्रिजन चेन से हुआ था और वे बाहर देखना चाहता था कि क्या है और भी सत्य क्या है बाहर, है ना। तो थॉट सेकेंड स्टेज हमारी आती है थॉट की। थर्ड स्टेज आएगा था हमारा अंडरस्टैंडिंग, व्हेन हिज eyes adjust he is able to enjoy himself in the actual sun and the light, और जब वो बाहर जाता है तो वो अंडरस्टैंड अपनी आइज को एडजस्ट करता है, एंजॉय करता है हमारे एक्चुअल्स को, सन्स को एंड इट्स लाइट्स को। तो थर्ड स्टेज हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ स्टेज है ये जो हमारी फाइनल स्टेज है, इज व्हेन द रीच फुल नॉलेज ऑफ द रियलिटी, जब उसे पूरी नॉलेज हो जाती है, किसको, फ्रीड प्रिजनर को, जो उस केव से बाहर आया था। तो फुल नॉलेज ऑफ द रियलिटी एनलाइटमेंट विच प्लेटो कॉल द फॉर्म ऑफ गॉड, जिससे प्लेटो ने फॉर्म ऑफ गॉड कहा है। तो फर्स्ट था इमेजिनेशन को, जिसने वे प्रिजनर से दिखाया था, सिर्फ वे प्रिजनर ही दिखाया था, मतलब जो वे उन्होंने देख लिया था सिर्फ ये फ्रीड प्रिजनर, जैसे मतलब जो फ्रीड नहीं कह रही हूँ मैं, वे प्रिजनर देख रहे थे जो उनके फाल के सामने उन्हें सत्य मान लिया था। तो इमेजिनेशन। सेकेंड उन्होंने थॉट कहा, थॉट जब फ्रीड प्रिजनर मतलब वो कैदी जो खुल गया था, स्वतंत्र हो गया था, तो उसने सोचा कि बाहर जाके देखो क्या है। और फिर सेकंड है अंडरस्टैंडिंग, जब उसने अपनी आई को एडजस्ट किया एबल करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। फिर आ जाएगा हमारा एनलाइनमेंट, जब उसने पूरा रियलाइज हो गया। फिर आ जाएगा हिडन मीनिंग, द हिडन मीनिंग ऑफ द पैसेज गिव एलिगरीज टू एस्केप फ्रॉम इग्नोरेंस टू रियलिटी। यही है सिग्निफिकेंस में, आप यही लिख देना और कंक्लूजन ये लिख देना बस। तो ये वीडियो बस इसमें यही है और कुछ नहीं है, बस आप यही क्वेश्चन कर लेना। मैं आपको इसका मॉडल भी दिखा देती हूँ, मॉडल में क्या है, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। सेकेंड हमारी ये रहा यूनिट, आप पढ़ना चाहें तो इस मॉडल को भी देख लेना, है ना। आप बस एक बार इसे पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके या रोक के, जैसे भी पढ़ोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके जाएं, आप इसे पढ़ सकते हैं। वैसे भी क्वेश्चन मैंने बता दिया है, वे क्वेश्चन मतलब वो वाला क्वेश्चन ही बहुत है, उससे ही सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन आए ना आपका लॉन्ग में, बस आपको वही लिख देना है और उसमें से ही लिख देना, आपको और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये रहा डिस्कस द, ये वही क्वेश्चन आ जाएगा जो मैंने आपको बताया, उसमें आप वही लिख देना इसका पूरा। ठीक है, तो अब ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।